Today I am low on energy. That's why I am unable to do my work properly. ऐसा आप में से बहुत लोग कहते हुए सुने जा सकते हैं कि आज हमारी एनर्जी ठीक नहीं है, कम है और इसके कारण जो आपको वर्क करना है वो प्रॉपरली आप नहीं कर पाते हैं। जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करना था या बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना था, वहाँ पर आप प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी में खुद को लो मानते हैं। इसका मतलब है कि वर्क और एनर्जी में एक रिलेशन है। वेलकम टू फिजिक्स अबोर्ड। दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑन वर्क, एनर्जी एंड पावर। और इस लेक्चर में मेनली डील करेंगे एनर्जी और इसके टाइप्स को। लेट्स स्टार्ट विथ एनर्जी। एनर्जी को अगर डिफाइन करना है तो आप सिंपली कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी to do work। देख लीजिए, इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है? एनर्जी है। इसका मतलब है कि वर्क और एनर्जी इंटर रिलेटेड है और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो वर्क की यूनिट होती है। द SI unit of energy is same as that of work done, that is जूल। तो क्लियर है कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, बार बार मैं एम्फेसिस डाल रहा हूं कि वर्क और एनर्जी में रिलेशन है, उस पर जस्ट आने ही वाला हूं। इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। SI यूनिट वर्क और एनर्जी की सेम है। चूंकि दोनों इंटर कन्वर्टिबल है तो अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो इंटर कन्वर्जन कैसे हो सकता है? आइए, एनर्जी में हमें दो टाइप की एनर्जी मेनली यहाँ पर पढ़नी है। पहली है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी शुरू करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, काइनेटिक का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज मूविंग, यानी जो मूव कर रहा हो, चल रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो चलते चला जा रहा हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी को इन शॉर्ट KE भी बोलते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी की डिफिनीशन को सबसे पहले समझते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू virtue of the motion, यानी ये वो कैपेसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की जिसके थ्रू वो काम करता है, लेकिन वो काम कब पॉसिबल है? ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन, यानी मोशन के थ्रू जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके थ्रू जो वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है?
काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। द कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू उसके मोशन को चेंज कर दिया जा रहा है तो भी आप क्या कह सकते हैं कि वर्क हो गया है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। काइनेटिक एनर्जी, अब इसकी डिटेल्स को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को और वर्क के रिलेशन को या काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं थ्रू कांस्टेंट फोर्स। जब फोर्स कांस्टेंट लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है जिस पर एक ऑब्जेक्ट अभी ऑलरेडी मूविंग है और उसकी इनिशियल स्पीड एट दिस पॉइंट ए इज यू। अब इस पर कोई फोर्स एक्ट करने लगा, कांस्टेंट फोर्स। ओके, जब फोर्स एक्ट करने लगा विद द हॉरिजेंटल, इसकी एंगल थीटा है और इस फोर्स के एप्लीकेशन के कारण ये ऑब्जेक्ट अब एक्सेलरेट हो गया है। कांस्टेंट फोर्स है और एक्सेलरेट हो रहा है और ये डिस्प्लेस कर गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब यहाँ पर पहुँच गया तो इस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। फोर्स क्या लग रहा था? कांस्टेंट फोर्स लग रहा था। इस फोर्स के कंपोनेंट को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम x डायरेक्शन मान लेते हैं। उसके हिसाब से कितना हो गया ये? Fx इज इक्वल टू मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। चूंकि आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया है देयरफॉर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट फोर्स आपने यूज किया है देयरफॉर एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट। नाउ आपने फोर्स लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स, उसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड u थी और फोर्स के अप्लाई हो जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर गया और उसकी जो फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी बोलना है वो v हो जाती है और इस बीच में ये डिस्प्लेस कर जाता है फ्रॉम पॉइंट a टू b और मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट s है। तो आप जानते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इज दैट ओके? और चूंकि आपका डायरेक्शन किधर है? x का डायरेक्शन आपने लिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किधर दिखाना होगा? x के डायरेक्शन में दिखाना होगा, ax इंटू s। इज दैट ओके? अब यहाँ से आप निकाल लीजिए ax कितने के बराबर? fx डिवाइडेड बाई m। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 इंटू fx डिवाइडेड बाई m इंटू s। इसको इधर लेकर चले आइए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू fx इंटू s डिवाइडेड बाई m। अब इसको इधर लेके चले आइए डिनोमिनेटर में और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू fx इंटू s। देखिए ये फाइनल वेलोसिटी है, देयरफॉर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, देयरफॉर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये Fx इंटू एस यानी अप्लाइड कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इन द x डायरेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाता है? वर्क डन हो जाता है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? वर्क। इज दैट ओके? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि
आपने काइनेटिक एनर्जी के डिफिनेशन क्या दिया था कि ये वो कैपेसिटी है वर्क करने की, कब, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाई एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। ये पॉइंट v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर फोर्स इज अप्लाइड। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये u इनिशियल वेलोसिटी है, जब आप फोर्स लगाए थे उस वक्त की बात है। तो ये कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया। ओके, कि हमारे पास दो चीज़ आ गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई दैट इज हाफ mv², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई दैट इज हाफ mu²। ओके, और दोनों का चेंज डेल्टा k दैट इज इक्वल टू kf माइनस ki, यही क्या है, हमारा वर्क डन है। एक बात और समझने की एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर मानकर चलिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को जो ऑलरेडी मूविंग था, या एक सिचुएशन मान लीजिए कि आपका दोस्त बाईसाइकिल चला रहा है, ऑलरेडी वो मूविंग है, और आप जैसे ही वो आपके सामने से ऐसे गुजरता हुआ जा रहा था, आपने पीछे से उस पर धक्का लगा दिया। तो आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया। फोर्स अप्लाई करने के कारण आपने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया अपने बॉडी से, कहाँ, उस साइकिल के ऊपर। और जब साइकिल में एनर्जी ट्रांसफर हो गई तो क्या हुआ, स्पीड उसकी बढ़ गई, यानी वेलोसिटी उसकी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दिया था थ्रू द अप्लाइड फोर्स, बाय द मीन्स ऑफ द फोर्स। और अगर इसका रिवर्स करते कि साइकिल से वो जा रहा है और आप कैरियर पकड़ के पीछे से उसका अपोजिट डायरेक्शन में खींच लेते, तो आप इस केस में क्या कर रहे हैं, बाय मीन्स ऑफ द फोर्स आप फोर्स के थ्रू उस साइकिल से एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ, अपने बॉडी की तरफ या अपने बॉडी में। ठीक है, क्या ये फिजिकल ट्रांसफर है या मटेरियल ट्रांसफर है जो हमें दिखना चाहिए? नहीं, ये वैसा ट्रांसफर नहीं है। तो किस तरह का ट्रांसफर है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या एटीएम मशीन्स के थ्रू आप पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर आप सामान खरीदते हैं और किसी दिए हुए लोगो को स्कैन करते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या होता है, आपके अकाउंट से वो जो नंबर है वो लेसन हो जाता है, कम हो जाता है, और जिनके पास भेजना था उनके अकाउंट में वो नंबर इंक्रीज कर जाता है। क्या यहाँ पर कोई मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ कि आपने हाथ से उन्हें पैसा दिया? बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक एनर्जी का भी वही हालत है, वो कुछ अमाउंट से ट्रांसफ़र हो जाता है बट नॉट मटेरियल वे। ठीक है, तो क्या है, ये एक तरह का एहसास है जो नंबर में एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया। जिस तरह साइकिल में आपने धक्का दिया तो क्या हुआ, आपने एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ से और किसके थ्रू, बाय द मीन्स ऑफ फोर्स, और अपने बॉडी से कहाँ कर दिया, साइकिल के अंदर कर दिया, और इसके कारण उसकी स्पीड और बढ़ गई। और अगर आपको उसको स्लो डाउन करना होता तो आप क्या करते, साइकिल से बाय द मीन्स ऑफ फोर्स आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर लेते अपने बॉडी में और वो स्लो डाउन हो जाती। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्क और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन है थ्रू द अप्लाइड फोर्स, बाय द मीन्स ऑफ द फोर्स। और यहाँ पर वो चीज़ क्लियरली दिख रही है कि ऑब्जेक्ट पहले से मूविंग था, फोर्स आपने लगा दिया, उसकी स्पीड आपने इंक्रीज कर दी, एक्सेलरेट हो गया ऑब्जेक्ट, और आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया हुआ है, और कांस्टेंट फोर्स होने की वजह से एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है उसका। इज दैट ओके? तो क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, यही वर्क डन क्या है, मैं बार बार कहना चाहता हूं, यही वर्क डन
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम मान लेते कि इनिशियल स्पीड 0 है और तब फोर्स अप्लाई करते तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में बार बार इंटरचेंजेबली बोल देता हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। देयरफॉर अगर ये चीज़ हम मान लेते कि इनिशियली स्टैटिक है, रुकी हुई है, नो वेलोसिटी, तो यहाँ अगर वैल्यू डाल देते तो हाफ mv² कितने के बराबर हो जाता, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, क्योंकि u आपने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, यही वर्क डन हमारा काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। देयरफॉर हम काइनेटिक एनर्जी को सिंपली यहाँ पर हाफ mv² लिख सकते हैं। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, हाफ mv² आ गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, आप किधर भी उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, चेंज इन एनर्जी वर्क डन के बराबर ही होगा। उसके डायरेक्शन के चेंज होने से वर्क डन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, मानकर चलिए कि आप बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, या खड़े हुए हैं, तो आप तो यहाँ पर इस बस के हिसाब से तो बिल्कुल रेस्ट में हैं। ठीक है, आप जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं, लेकिन अगर कोई आदमी आपको अर्थ के फ्रेम से यहाँ से देख रहा है तो उसे फील हो रहा है कि बस के मूविंग होने के कारण आप भी मूव करके अवे जा रहे हैं। देयरफॉर इसको आपकी वेलोसिटी समझ में आ रही है, आपकी मूवमेंट समझ में आ रही है, बट आप चूँकि यहाँ रुके हुए हैं तो आपकी वेलोसिटी बस के फ्रेम के हिसाब से 0 है, लेकिन यहाँ से अगर अर्थ के फ्रेम से देखा जा रहा है तो आपकी वेलोसिटी कुछ है, कोई पॉजिटिव वैल्यू आप में यहाँ पर है। तो एक तो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, दूसरी ये है कि वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का मैटर, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ इसके थ्रू। क्या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इन प्लस वर्क डन, यानी ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आफ्टर द वर्क इज डन। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बिफोर द वर्क इज डन। और ये क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन। यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स की बात किए हैं, हो सकता है बहुत सारा फोर्स भी अप्लाई हो सकता है, तो उस केस में ये वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी ये फाइनल है कब, आफ्टर द वर्क इज ओवर, वर्क कर लिया गया है। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जब वर्क शुरू नहीं हुआ था, फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया था उस वक्त का, और ये हो गया नेट वर्क डन। अब इसको एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे, मान लीजिए कि नेट वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होगा। अगर मानकर चलिए कि ये ऑलरेडी क्या है, 5 जूल से मूव कर रहा है, इसकी एनर्जी 5 जूल है, और आपने बाय मीन्स ऑफ फोर्स उसमें 2 जूल का एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, 7 जूल हो गई। लेकिन अगर आप इस पर अपोजिट फोर्स लगा देते, 2 जूल उसमें से खींच लेते या ट्रांसफ़र कर देते, तो फाइनल कितना हो जाता, 3 जूल हो जाता। यहाँ पर क्या है, आपने जो वर्क डन किया
फोर्स के थ्रू आपने पॉजिटिव वर्क डन किया, जिसके कारण फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, ठीक है, और वो कितनी हो गई, 7 जूल हो गई। लेकिन सेकेंड वाले केस में आपने वर्क डन क्या किया, निगेटिव किया। आपने बाय द मीन्स ऑफ फोर्स, उसमें से जो मूविंग ऑब्जेक्ट था उसमें से आपने 2 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र कर ली और उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपने क्या की, रिड्यूस करा दी, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पूरे सिचुएशन से आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन में, नेट वर्क डन में एक रिलेशन है। नेट वर्क डन में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने सिंगल फोर्स लिया है, यहाँ पर बहुत सारे फोर्सेस का नेट निकाल कर, यानी रिजल्टेंट फोर्स निकाल के भी आप वर्क डन निकाल सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे, इसी को और समझते हैं। ये वर्क डन इनिशियली जो मैंने निकाला था वो कितने के बराबर था, Fx इंटू एस के बराबर था। आप देख लीजिए x की डायरेक्शन में ये फोर्स का कंपोनेंट कितना है, F cos थीटा है। देयरफॉर ये कितना आ गया, F cos थीटा इंटू एस। क्या आप इसे ये लिख सकते हैं, F वेक्टर F डॉट वेक्टर S, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यही तो हमारा वर्क था। अगर इस केस में देखें कि ये फोर्स एक एंगल से लग रहा है, तो इसके अंदर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया और वेलोसिटी इसकी इनिशियल से चेंज कर फाइनल में कुछ और हो जाती है। लेकिन अगर यही फोर्स कंपोनेंट अगर इसका ये लगा दिया होता परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या इसमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो पाती, नहीं हो पाती। इसका मतलब है कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, यानी फोर्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर है अगर, तो किसके परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है, वहाँ पर जाकर क्लियरली इसको फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट F साइन थीटा है, यानी फोर्स अगर एग्जैक्टली ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री के एंगल होने की वजह से ये इधर मूव कर जाएगा, ना कि इधर मूव करेगा। सो इस डायरेक्शन में इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने जा रही है। इस दिए हुए इक्वेशन को वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, यानी वैसा इक्वेशन जो वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन दिखा रहा है, उसको किस नाम से जानते हैं, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। यानी डेल्टा के इज इक्वल टू नेट वर्क डन। बार बार मैं बोल रहा हूँ वर्क डन लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है नेट वर्क डन, यानी एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाइड हो सकते हैं। इज दैट ओके? देयरफॉर डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन दैट इज नेट वर्क डन। और ये थ्योरम इस इक्वेशन के थ्रू ज़रूर है, लेकिन इस इक्वेशन में पूरी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है कि कैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है और उसमें क्या हो रहा है, एक एजेंट काम कर रहा है दैट इज फोर्स। बाय द मीन्स ऑफ फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जा रहा है, वर्क डन के बराबर हो जा रहा है। अब तक हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स के कारण देखा था, अब वेरिएबल फोर्स के कारण भी काइनेटिक एनर्जी को समझ लेते हैं। ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, यानी फोर्स क्या है, वेरी कर रहा है। इसको एक सिचुएशन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी इनिशियल पॉइंट xi पे है और फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और उस पर लगने के बाद वो डिस्प्लेस करके उसका फाइनल पोजीशन xf हो जाता है। तो आप जानते हैं कि वर्क डन वेरिएबल फोर्स के थ्रू जब आप लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं, फ्रॉम xi टू xf fx dx, यही आप लिखते हैं। इज दैट ओके?
चूँकि हमने यहाँ पर x के डायरेक्शन को ही चूज़ किया है। नाउ fx कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू ax dx। अब ax आप क्या लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू dv अपॉन dt। क्या आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, कितना हो जाएगा ये dx अपॉन dt v हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा dv अपॉन dx हो जाएगा। अब सबसे पहले एक चीज़ और कर लें, क्योंकि आपने यहाँ पोजीशन डाला हुआ था, तो इस पोजीशन पर इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं u है, और इस पोजीशन पर फाइनल वेलोसिटी v है। देयरफॉर जैसे ही आप इसका वैल्यू पुट करेंगे m इंटू ax कितना है v dv अपॉन dx इंटू dx से dx कैंसिल आउट हो गया, और ये भी इंटीग्रेशन लिमिट आपको उसके हिसाब से तय कर लेना है। x इनिशियल को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आप देख लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, v इनिशियल कितना माना हुआ हमने, u माना है। उसी तरह अगर x फाइनल को टाइम के रिस्पेक्ट में आप देख लीजिए तो कितना हो जाएगा v फाइनल, और v फाइनल को हमने कितना माना हुआ है, v माना हुआ है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं u2 v। अब आप इसे लिख सकते हैं u2 v और ये m और ये v dv। इंटीग्रेट कर लीजिए। अब आप इंटीग्रेट जब करेंगे तो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, v स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो गया u2 v। अब चूँकि ये सेम लग रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सेम है, लेकिन आप उसको चेंज कर लें। कितना हो गया अब ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर आ गया, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब वर्क डन कितने के बराबर हो गया, ये नेट वर्क डन है, जब भी मैं लिख रहा हूँ तो ये नेट वर्क डन के बराबर ही होगा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आ गया, जितना शुरू में आया था कांस्टेंट फोर्स के लिए उतना ही आपको यहाँ पर भी फाइनली वेरिएबल फोर्स के लिए भी आपने निकाल लिया है। वेरिएबल फोर्स के बारे में वर्क एनर्जी एंड पावर के सेकेंड लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया हुआ है, पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, फिर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आने लगेंगी। अब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, फिर से काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज नेट वर्क डन। जितनी बार भी वर्क डन लिख रहा हूँ उसका मतलब वही है, नेट वर्क डन। ओके, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस नेट वर्क डन। नाउ अगर हम इनिशियल को ज़ीरो मान लेते, इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो मान लेते और तब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा होता, तो ज़ीरो मान लेते तो ये ज़ीरो हो जाता, लास्ट वाला जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये वाला जो पूरा है क्वांटिटी वो ज़ीरो हो जाता, तो आपका कितना हो जाता है, ये हाफ mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कहा हुआ है, द कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी टू डू वर्क बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी मोशन के कारण जो वर्क डन होता है उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये जो रिलेशन आ गया है इसे बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू नेट वर्क डन। नेट वर्क डन का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं और तब आपने वर्क डन निकाला है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, क्योंकि इसके थ्रू एक रिलेशन है, एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को पहले ही हमने बता दिया है कि ये कब की काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जब वर्क डन हो चुका है। ये कब की काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जिस वक्त आपने वर्क शुरू किया है उससे पहले की। ठीक है, अब आइए
इस बात को समझने के बाद हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। लेट्स सी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। द एनर्जी possessed by any object or body due to its position, configuration और स्ट्रक्चर etc। सो एनर्जी वैसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण या उसकी बनावट के कारण आता है, वैसे एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आइए इसको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस लेवल से ऊपर फेंका है, उस पर फोर्स लगाकर, ठीक है। जैसे ही ये ऊपर उठा वैसे ही इसमें कुछ इनिशियल स्पीड आ गई, मान लेते हैं वो इनिशियल स्पीड u है, और जैसे ही ऊपर उठा उसमें एक फोर्स कौन सा, ग्रेविटी के कारण काम करने लगा, दैट इज इक्वल टू mg। अब आपने फोर्स लगाया हुआ था तो ये क्या हो रहा है, एक सर्टेन हाइट तक ऊपर उठता है और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मान लेते हैं ये वेलोसिटी यहाँ पर पहुँचने पर v हो गई है, और फाइनली यहाँ पर जब एकदम पीक पर पहुँचता है, मैक्सिमम हाइट पर, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, एकदम पीक पर पहुँचने पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक फोर्स लगातार जो ग्रेविटी के कारण है वो इस डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज क्या कर रहा है, अपोजिशन में लग रहा है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस के बहुत ही नज़दीक है, जिसके कारण एक्सेलरेशन आप कांस्टेंट रख सकते हैं। देयरफॉर कांस्टेंट फोर्स जब अप्लाई हो रहा हो तो आप F.S यूज़ कर सकते हैं, यानी ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। F यहाँ पर कितना है, mg है, और S कितना है, h है, और ये डिस्प्लेसमेंट इधर, और जो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू mgh। वर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस mgh। अब इसको ऐसे समझिए कि आपने जो काइनेटिक एनर्जी के लिए वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो इक्वेशन निकाला हुआ था, वहाँ पर क्या है, kF माइनस KI इज इक्वल टू नेट वर्क डन, ठीक है। नेट वर्क डन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएगा कि जो भी, अगर यहाँ पर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो वो भी वहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर नेट वर्क में एक तो आपने जो अप्लाइड फोर्स यहाँ पर लगाया जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u हमने दिखाई है, फाइनल वेलोसिटी v दिखाई है, ठीक है। तो जस्ट रीचिंग टू द मैक्सिमम हाइट, ये फाइनल वेलोसिटी v है, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगी तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहाँ पर जाकर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली समझ लीजिए कि ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया उसके कारण अभी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे ये ऊपर उठता जा रहा है, आपने अप्लाइड फोर्स के थ्रू इसमें काइनेटिक एनर्जी डाल दी थी, और अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो घट रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ऑब्जेक्ट से इतने अमाउंट से, देखिए निगेटिव है ना, ये इतने अमाउंट से क्या कर रहा है, एनर्जी को
काइनेटिक एनर्जी को इस ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर करता जा रहा है, यानी फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रांसफर द एनर्जी बाय द अमाउंट ऑफ mgh। और पहले से क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो वो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में से इतना ट्रांसफर करता चला जा रहा है -mgh। और जैसे ही ऑब्जेक्ट में से इतनी एनर्जी ट्रांसफर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती चली जाएगी इस अमाउंट से, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी जैसे जैसे ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जब फाइनल होगी, काइनेटिक एनर्जी उस वक्त फाइनल होगी, उस वक्त इसका क्या हो जाएगा, लगभग इसकी एनर्जी सारी फिनिश हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगी किस चीज़ में, mgh में कन्वर्ट कर जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब ये फिर से फॉल करने लगे, यहाँ से फिर ये फॉल करने लगे, तो क्या है, इस वक्त डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो mg लग रहा है ग्रेविटी के कारण, यानी ये तो फोर्स ही है ना mg, उसके कारण क्या है, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और अब क्या है कि इसका वर्क डन निकालिएगा जब, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh cos 0। क्यों, डिस्प्लेसमेंट और ये जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में, देयरफॉर ये क्या हो गया, mgh हो गया। अब आप देख लीजिए कि ये जो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है। इस बार क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव अमाउंट है, तो ये पॉजिटिव अमाउंट है, तो अब क्या कर रहा है, इतने अमाउंट से ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को। और इतने अमाउंट से जब ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, ये एनर्जी को लेते जा रहा है और इसके कारण इसकी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे ये करीब आ रहा है अर्थ के। देयरफॉर नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ नेगेटिव वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी से इस अमाउंट से वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, इस अमाउंट से वो एनर्जी इसको देता चला जा रहा है, यानी ट्रांसफर्स अमाउंट ऑफ एनर्जी बाई mgh फ्रॉम द बॉडी। एंड यहाँ क्या कर रहा है, mgh ट्रांसफर्स टू द बॉडी, जिसके कारण ये mgh से घटता जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब एक चीज़ समझना है कि यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जब पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक एनर्जी आ गई और उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर किसी लेवल ऑफ टाइम पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर जस्ट शुरू करने से पहले ये 0 है, स्टेशनरी है, और फाइनल पॉइंट पर पहुँचने पर भी स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों 0 हो जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स के कारण काइनेटिक एनर्जी आई थी, क्लियर सी बात है, आपको समझ जाना चाहिए ये। और पोजीशन के कारण क्या हुआ, ये ग्रेविटेशनल वर्क डन हो गया, ठीक है। तो अप्लाइड वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप देखेंगे अब इस केस में, तो W क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू, यानी वर्क डन अप्लाइड फोर्स के कारण इक्वल हो गया किसके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस चीज़ को एकदम माइंड में फिट कर लीजिए। यहाँ पर ये वर्क डन जो है वो अप्लाइड फोर्स के कारण है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। और ये जो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो आप देख सकते हैं कि पोजीशन में चेंज होने के कारण हो रहा है, या तो आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वहाँ जाके रुक रहा है और फिर वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। और इसी को जो पोजीशन के कारण चेंज हो रहा है उसे क्या कहते हैं, यही वर्क डन क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आप चाहते तो इस डेफिनेशन को थोड़ा अलग करके भी लिख सकते थे, द कैपेसिटी टू डू वर्क बाई एनी ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। यहाँ पर क्या लिख सकते थे, बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, कन्फिगरेशन और स्ट्रक्चर। बात एक ही है, एनर्जी प्रोसेस लिख दीजिए या द कैपेसिटी टू डू वर्क
बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन कन्फिग्रेशन लिख दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो ग्रेविटी का वर्क डन है वो आपने पोजीशन की वजह से लिखा है, देयरफॉर ये वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है क्योंकि कभी भी ये एब्सोलूट वैल्यू के साथ आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसका कारण ये हम बता देते हैं, एब्सोलूट वैल्यू के साथ नहीं लिखने का कारण क्योंकि आप सिंगल इस ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब अर्थ और ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक सिस्टम में है। अर्थ और ये ऑब्जेक्ट जब एक सिस्टम में है तो कैसे आप सिर्फ एक किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आप उसकी वैल्यू लिख देंगे। देयरफॉर ये हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही लिखाएगा, एब्सोलूट वैल्यू के फॉर्म में नहीं लिखाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ग्रेविटी काम कर रही है और दोनों के बीच ये एक शेयर्ड वैल्यू है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। देयरफॉर यहाँ पर वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये केस बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या आप उल्टा भी लिख सकते थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। एक ही बात है, चाहे आप इधर से लिखें या नेगेटिव को इधर ला के लिखें, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब एक चीज़ और देख लीजिए जो आगे आपके काम आने वाला है। अगर ये पाथ आपने ऐसे फॉलो किया है फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो आपको ये रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जब आपने टॉप टू बॉटम आपने फॉलो किया है तो आपको ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ रहा है। इसका मतलब अगर दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, इसलिए मैंने टैक्टिकली इसे सिर्फ WG लिखा था और यहाँ WDG लिखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दोनों को ऐड कर दें तो देखिए MGH प्लस MGH क्या हो गया, 0 हो गया, यानी वर्क डन सेम पाथ पर चलते हुए जब आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो दोनों का ऐड करने से वर्क डन क्या हो गया, 0 आ गया। इसको अभी ध्यान में रखिएगा, आगे इस पर डिटेल फिर बात करेंगे। अब आइए देख लेते हैं स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वहाँ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। लेट्स सी दैट। स्प्रिंग ब्लॉक जो सिस्टम है उसको बहुत डिटेल में लेक्चर 2 में हम लोगों ने वर्क एनर्जी के देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर एक बार वहाँ से क्लियर कर लीजिए अपने कॉन्सेप्ट को। ये क्या था, मीन पोजीशन था, आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है, FA, और ये क्या हुआ, स्ट्रेच करके ये कुछ ऐसे यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब है कि जब आपने अप्लाइड फोर्स लगाया तो इस ब्लॉक के अंदर मूवमेंट आ गई, और उस केस में हमने आपको बताया हुआ है क्लियरली, ये अगर x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू कैपिटल X, तो अप्लाइड फोर्स जैसे ही आपने लगाया वैसे ही यहाँ पर ये स्प्रिंग फोर्स काम करने लग गया, जस्ट उसके अपोजिट में, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पोजीशन x1 है, हम इसे x1 पोजीशन मान लेते हैं। एक दूसरा पोजीशन और, चूँकि अभी अप्लाइड फोर्स लगा ही हुआ है तो यहाँ से ये और ज़्यादा स्ट्रेच करके कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और इस पोजीशन को x2 पोजीशन बोल देते हैं, ठीक है। और ये जैसा x इज इक्वल टू 0 पोजीशन यानी मेन पोजीशन, और ये पोजीशन x इज इक्वल टू x1 पोजीशन, ये स्मॉल ही ले लेते हैं। तो आपने देखा था कि जब अप्लाइड फोर्स इस तरह से इस पूरे सिस्टम पर लगाते हैं तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, चूँकि ये देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है, ये जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये रेस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करता है। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया था आपका,
आपको अच्छे से याद होगा, मैं अभी कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूँ। दिस इज एक्स फाइनल स्क्वायर या x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये रिजल्ट कब आया? जब आपने दो पर्टिकुलर पोजीशन की बात की जहाँ पर इनिशियल पोजीशन x1 और फाइनल पोजीशन x2 है, यानी आप स्ट्रेच करके लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके, अब जब ये लेफ्ट पर पहुंच गया, फोर्स अप्लाई आपने किया हुआ था और फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया, रुक गया। अब मान लीजिए कि ये राइट वर्ड मूवमेंट के कारण ये आया, लेकिन अगर वो वहां पहुंचने के बाद फिर लेफ्ट की तरफ मूव करने लगे तो क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट है और स्प्रिंग फोर्स है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा और ये निगेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और कितना आ जाएगा? ये x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कि इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी तो आई जब आपने अप्लाइड फोर्स लगाया तो, और आपको मालूम है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट वर्क डन। यहाँ पर वर्क डन अप्लाइड फोर्स के कारण भी हो रहा है और दूसरा स्प्रिंग फोर्स के कारण भी हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये के फाइनल और के इनिशियल किसी पॉइंट पर दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 0 के बराबर हो जाएगा। उस हालत में ये वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? ये अगर 0 हो जाता है तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। दूसरा आप ये भी समझ लीजिए कि अगर ये पाथ 1 है, कहाँ जा रहा है? पाथ 1 जब आप राइट वर्ड्स मूव कर रहे हैं और ये पाथ 2 है जब आप लेफ्ट वर्ड मूव कर रहे हैं, तो दोनों अगर जोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना। ये केस हमने ग्रेविटी में भी दिखा दिया था और ये केस अभी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी दिखा दिया। अब देखिए पोजीशन चेंज हो रहा है ना, या कहें तो स्प्रिंग की बनावट चेंज हो रही है ना, कन्फिग्रेशन जिसको कहते हैं। ब्लॉक का पोजीशन चेंज हो रहा है और इस स्प्रिंग की कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है। तो उस हालत में क्या हो जाएगा? वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो यही मैंने बताया हुआ है कि द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कन्फिग्रेशन, स्ट्रक्चर etc। ओके, तो ये क्या हो गया? वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गया। मैंने फिर से आपको इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं। ये स्प्रिंग और मास का एक सिस्टम है, तो सिस्टम के हिसाब से एब्सोल्यूट वैल्यू लेना कहीं से भी सही नहीं है। देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। यहाँ पर वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स आपने लिया हुआ है। अब ये चीज़ और भी क्लियरली हम आपको बता देना चाहते हैं कि अक्सर ये सिर्फ सिंगल वैल्यूड ही लिखा हुआ रहता है। जैसे क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख के सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी लिखी होगी और वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा लिखा हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि ऐसा किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट पहले मानते हैं, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 करते हैं, तब उसके बाद ये वैल्यू हम लिख पाते हैं। जैसा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी आपको मैंने क्लियर कर दिया था। ये अप्लाइड के लिए जो सबस्क्रिप्ट यूज़ किए हैं ये सिर्फ सिंबॉलिक है समझाने के लिए। आप इसे हटाकर सीधे सीधे वर्क डन भी लिख सकते हैं, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब आप ये देखते होंगे कि अक्सर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग ब्लॉक के केस में, और ग्रेविटी के केस में दिस इज mgh। आइए सबसे पहले यहीं पर समझ लेते हैं इसके थ्रू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और हम यहाँ पर स्प्रिंग और ब्लॉक का जो सिस्टम है उसका वर्क डन ले रहे हैं। कहाँ से? x1 से x2 तक।
ये स्प्रिंग क्या करता है, ऑलवेज ये वाला फोर्स अप्लाई करता है विथ नेगेटिव साइन जो हुक्स लॉ ने दिया था, ठीक है। एंड दैट इज ये dx से आपको इंटीग्रेट कर देना है। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और k बाहर आ गया। ये कितना हो गया, x² डिवाइडेड बाई 2 और ये x1 टू x2 कितना हो जाएगा, ये हाफ k x2 स्क्वायर माइनस हाफ k x1 स्क्वायर। इज दैट ओके? सारा सिचुएशन आप एज इट इज ले सकते हैं। देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब देखिए, हमने कहा था कि आप हमेशा चेंज के फॉर्मेट में ही लिखते हैं क्योंकि आप पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं और एनर्जी उसमें शेयर्ड होती है, कोई इंडिविजुअल एनर्जी की बात नहीं होती है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि सिंगल फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चेंज के फॉर्म में नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। यानी हम मान लेते हैं कि x1 क्या है, रेफरेंस पॉइंट है और वहाँ पर ये 0 है। x1 का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वहाँ पर हमने 0 मान लिया है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, u फाइनल यानी x2 पर माइनस u इनिशियल यानी x1 पर। तो जहाँ पर आपने ये 0 मान लिया है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्या करते हैं कि अक्सर x2 को मान लेते हैं कि वो जो पोजीशन है जहाँ पर आपने 0 माना है एक को, तो वहाँ से लेकर फाइनल पॉइंट तक जो बन रहा है वो x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ux, x2 की जगह पर x लिख देते हैं। ये कितने के बराबर हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। यही फॉर्मूला आप अक्सर लिखा हुआ देखते हैं। क्या है कि आपने किसी एक पॉइंट को क्या किया है, टैक्टिकली रेफरेंस पॉइंट मानकर आपने उसे हटा लिया है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट का जो पोजीशन है उससे पहले पॉइंट के पोजीशन के हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आपने कुछ नाम दे दिया है। देयरफॉर ux इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यही आप अक्सर लिखा हुआ देखते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। उसी तरह अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है, ये ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, और ये इंटीग्रेट कर लीजिए। ये ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर। तो किसी पॉइंट हम HI से HF तक, HI से HF तक, ठीक है। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट है, देयरफॉर mg dh, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमने dh ले लिया है, ओके। अब क्या है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। HI HF mg dh। ये m और g अर्थ के बहुत नियर सरफेस पर ही ये चीज़ें हम लेते हैं, सो दैट ग्रेविटी अर्थ के बहुत नियर सरफेस पे ही हम ये ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, सो दैट ग्रेविटी चेंज ना करे। देयरफॉर mg और ये क्या हो गया, h इनिशियल टू h फाइनल। अब ये क्या हो जाएगा, mg h फाइनल माइनस h इनिशियल, ठीक है। मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h फाइनल माइनस mg h इनिशियल। क्या करते हैं, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला, ठीक है, 0 के बराबर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन, एंड दैट इज इक्वल टू mg h f माइनस mg h I।
अब आई को आपने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ज़ीरो मान लिया है, वहाँ पर की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और एच एफ को मान लेते हैं एच, देयरफॉर ये वाली ज़ीरो, ये वाली ज़ीरो, देयरफॉर यू एच कितने के बराबर, एम जी एच के बराबर। यही आप लिखा हुआ देखते हैं। तो आपको बिल्कुल ये सब चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको कनेक्शन तो लाना होगा। जैसे हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूरा वर्क और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का यूज़ किया, वहाँ से अप्लाइड फोर्स और जो ग्रेविटी के कारण या स्प्रिंग के कारण जो वर्क डन हो रहा था, उस दोनों को हमने क्या दिखाया, एक दूसरे के अपोजिट दिखाया। अप्लाइड फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा था और ग्रेविटी या स्प्रिंग के कारण जो वर्क हो रहा था, दोनों को नेगेटिव दिखाया। फिर सब स्क्रिप्ट हटाया और कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर है, और वहाँ से फिर ये रिजल्ट्स आप ले आए। इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।